हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया थर्मो में। हमने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक टर्म्स, हमने इंटरनल एनर्जी को स्टडी कर लिया, हमने हीट वर्क डन को स्टडी कर लिया, हमने एंथैल्पी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली और हमने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करते हैं वो भी पढ़ लिया। अब हमें एंथैल्पी में हम क्या देख रहे थे कि रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और उसे हम एंथैल्पी से डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे थे। कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि जैसे अगर मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस टाइम पर हम रिएक्शन को कैसे बोल रहे थे कि वो किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स द रिएक्शन इज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि रिएक्शन की टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं ये कैलकुलेट भी तो किसी तरीके से होंगी ना। उस कैलकुलेशन को देखने के लिए हम स्टडी करेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। अगर रिएक्शन एंथैल्पी को हम क्रिस्प फॉर्म में देखें तो वो क्या होगी, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, क्योंकि हमें एक रिएक्शन की एंथैल्पी की चेंज को ही कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर मुझे रिएक्शन एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो मैं क्या बोलूंगी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब हम चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे और कैलकुलेट कैसे करते हैं, H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 में क्या था H2 और क्या था H1। H2 हमारे पास फाइनल स्टेट थी और H1 हमारे पास इनिशियल स्टेट थी। यानी अगर हम चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट रखते हैं। तो मैं डेल्टा एच को कैसे लिख सकती हूँ, H फाइनल माइनस H इनिशियल। अब अगर कोई रिएक्शन हो रही है, लेट से मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें मेरे पास ए रिएक्टेंट है, जो कि अगर मैं कुछ भी इसके ऊपर कंडीशंस लगाती हूँ, सबसे पहली कंडीशन तो हमें पता है कि एंथैल्पी में हम कांस्टेंट प्रेशर लेकर चलते हैं, क्योंकि QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। तो एक तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन होगी, बाकी हम इसके अंदर हीट इंक्रीज करते हैं, इसको स्पार्क देते हैं, इसको उससे कुछ भी मतलब एनी टाइप ऑफ रिएक्शन से मेरा जो ए रिएक्टेंट है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी मेरे पास ये तो रिएक्टेंट है और बी है मेरे पास प्रोडक्ट। तो अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो रिएक्शन की इनिशियल स्टेट क्या होती है, उसका रिएक्टेंट, और उसकी फाइनल स्टेट क्या होगी, उसका प्रोडक्ट, क्योंकि इनिशियली वो रिएक्टेंट था और बाद में रिएक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मुझे इसकी एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी होगी तो वो फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे हम, और फाइनल क्या है इसमें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनिशियल। तो यहां पर मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अब ये जो मैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर रही हूँ, यहाँ तो मैंने एक ही रिएक्टेंट लिया और एक ही प्रोडक्ट लिया है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, तो उस टाइम पर हम एंथैल्पी चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अब मैंने एक रिएक्शन ले ली, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब ये एक जनरल रिएक्शन है, यहाँ A B C D कुछ भी हो सकते हैं। अभी तो मैंने इनको सिर्फ A B C D की फॉर्म में लिखा है। अब हमारे पास रिएक्शन सारे सिर्फ 1 मोल भी तो नहीं होते ना, उसके अंदर किसी में 2 मोल्स होते हैं, किसी में 3/2 मोल्स यूज कर रखे होते हैं, कोई 4 मोल्स प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कितने रिएक्टेंट को यूज करें और कितना प्रोडक्ट हमारे पास बना है। तो लेट्स से हम इसमें जनरल वेरिएबल्स ले लेते हैं, A B C एंड D। अब इस A B C D में जो मैंने स्मॉल वेरिएबल्स लिखे हैं, इसका क्या मतलब है कि A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बनाते हैं। अब मेरे पास जो D की एंथैल्पी है वो है H4, C की एंथैल्पी H3, B की एंथैल्पी लेट से H2 और A की एंथैल्पी H1। मैंने ये कंसिडर कर लिया, मैंने सिर्फ अभी जनरल लिया है कि A के लिए मैंने H1 ले ली, B के लिए H2 ले ली, C के लिए H3 और D के लिए H4 एंथैल्पी ले ली। अब ये जो मैंने एंथैल्पी ली है ये 1 मोल के लिए है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी एंथैल्पी गिवन होगी ना तो ऐसे नहीं गिवन होगी कि 2 मोल किसी कंपाउंड की आपको एंथैल्पी दे रखी है, नहीं, आपको एंथैल्पी हमेशा पर मोल में गिवन होती है। तो पर मोल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा मोल्स हैं तो उसके लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हमारे पास तो मोल्स क्या है, ABCD, जो स्मॉल ABCD है।
तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर, A इंटू H1, यहाँ पर B इंटू H2, यहाँ C इंटू H3 और यहाँ D इंटू H4। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये तो मेरे दोनों प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर मुझे H ऑफ प्रोडक्ट्स यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करना है तो वो इन दोनों का सम होगा। तो ये मैं H ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकती हूँ यहाँ से, और यहाँ से H ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास जो डेल्टा H है वो क्या है, H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर, C ऑफ H3 प्लस D ऑफ H4, ये तो मेरे पास प्रोडक्ट्स हो गए, इनको एक सिंगल ब्रैकेट में कर लिया, माइनस अब रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या क्या है मेरे पास, A ऑफ H1 प्लस B ऑफ H2, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हो गए। तो इसके सम से या फिर यहाँ से जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाए, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ जो मेरे पास रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। अब हम इस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। डेल्टा H तो हमारा जनरल एंथैल्पी का सिंबल है। अगर मुझे ये लिखा हुआ हो कि रिएक्शन एंथैल्पी बताओ, वैसे आपको अगर कहीं डेल्टा H भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, उसमें भी आप रिएक्शन एंथैल्पी की ही बात कर रहे होगे। अगर मुझे स्पेसिफाइड, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में जनरली पूछ लिया व्हाट इज द सिंबल फॉर रिएक्शन एंथैल्पी, तो वो होता है आपके पास डेल्टा का सिंबल लगा के R और देन H, ये है आपके पास रिएक्शन एंथैल्पी का सिंबल। यानी यहाँ पर मैंने जो डेल्टा H लिखा है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ डेल्टा R एंड देन H। तो ये थी मेरे पास रिएक्शन एंथैल्पी। अब आपने जो रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करी है ये डिपेंड करती है कुछ कंडीशंस पर। किन कंडीशंस पर, कैसी कंडीशन पर, ये डिपेंड करेगी कि हमारी रिएक्शन किन कंडीशंस में हो रही है। उसकी टेम्परेचर कंडीशन क्या है, उसकी प्रेशर कंडीशंस क्या है, आप जो रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो वो किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर, अपनी किस फॉर्म में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि अगर आपने कोई रिएक्टेंट यूज करा है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन पर, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आपने कंडीशन ही गलत दे दी तो रिएक्शन होगी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर N2 प्लस H2 के रिएक्शन से मेरे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, और वो जो अमोनिया मेरे पास फॉर्म हो रहा है वो लेट से X टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है और किसी प्रेशर कंडीशन पर फॉर्म हो रहा है, और वो N2 और H2 की किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने उस रिएक्शन के लिए N2 और H2 की वो पर्टिकुलर स्टेट तो प्रोवाइड कर दी कि अगर वो गैसियस स्टेट में रिएक्ट करेंगे तो आपने N2 और H2 गैसियस स्टेट में तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो उस टाइम पर आपने टेम्परेचर X टेम्परेचर देने की जगह पर X+2 प्रोवाइड कर दिया, तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्योंकि अब जो हमने टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं वो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन से डिफरेंट है। जो एक्चुअल में रिएक्शन को होने के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड है उससे डिफरेंट कंडीशन हमने प्रोवाइड करी है, तो उस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। तो किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए उसकी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसमें हम यही स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में, किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर एग्जिस्ट करेंगे ताकि वो अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर सके। और जब हम उस ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे विद द रिएक्टेंट्स इन पर्टिकुलर स्टेट, प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, कोई टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफाइड कंडीशंस के साथ, वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन बोली जाती है। और उस टाइम पर जो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। So let's start our next topic, standard enthalpy of reaction. So standard enthalpy of reaction को किस तरीके से define करेंगे? The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for the reaction when all the participating substances are in their standard states. Participating substances का क्या मतलब है? सारे टाइप के reactants, यानी हमारे पास जितने भी reactants होंगे वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है? उनकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। अब वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो वो अपनी प्योर फॉर्म में होना चाहिए। अब प्योर फॉर्म में होगा तभी तो रिएक्शन अच्छे से होगी ना। और प्लस उसके पास जो प्रेशर कंडीशंस है वो 1 बार होना चाहिए, यानी हमारे पास जो प्रेशर है उस रिएक्शन को करने के लिए वो 1 बार होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए।
अब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरी कर सकता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, कि हमने क्या लिया है कि वो अपने प्योर फॉर्म में कब प्रेजेंट होगा 1 बार प्रेशर पर, कितने टेम्परेचर पे। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल है। अब इथेनॉल की हमें 2 कंडीशंस तो पता है, एक तो ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए और 1 बार प्रेशर पर होना चाहिए। तो अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना हो, दैट मीन्स कि मैं टेम्परेचर को स्पेसिफाइड क्यों ले रही हूँ अलग अलग के लिए, अलग अलग सब्सटेंस। जैसे अगर इथेनॉल लिया, ऐसे ही मैंने आयरन लिया, ऐसे ही अगर मैंने सिल्वर ले लिया, सबके लिए मैं टेम्परेचर अलग अलग लूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ही वो अपने फिक्स्ड यानी प्योर फॉर्म में होगा। तो वो क्या टेम्परेचर होगा इथेनॉल के लिए? 298 केल्विन। यानी अगर आप इथेनॉल की कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो वो रिएक्शन 298 केल्विन टेम्परेचर पर होनी चाहिए और 1 बार प्रेशर पर होनी चाहिए, तभी इथेनॉल अपनी प्योर फॉर्म में होगा। दूसरा देखते हैं हम आयरन का एग्जाम्पल। आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन अपनी प्योर फॉर्म में कब होगा? क्योंकि हमें 3 कंडीशंस को फुलफिल करना है, प्योर फॉर्म, 1 बार प्रेशर। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए होना चाहिए हमारे पास 500 केल्विन टेम्परेचर। दैट मीन्स आयरन अपने प्योर फॉर्म में तब प्रेजेंट होगा जब वो 1 बार प्रेशर पर 500 केल्विन टेम्परेचर पर होगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग किन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लेते हैं और कैसे निकालेंगे। निकालना वही है जैसे हम रिएक्शंस को इनिशियली हम देख रहे थे, रिएक्शन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। बस अब हमें देखना है कि हमें किस फॉर्म में क्या लेना है, किस चेंज के लिए क्या कंसिडर करना है, वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा, H और नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर। अब ये जो नॉट है ना, कई बुक्स में ये इस तरीके से लिखा होता है, कई बार ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नॉट से रिप्रेजेंट करा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मुझसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल पूछा है तो बस मुझे एक ऊपर नॉट बनानी है। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो, डेल्टा H और ऊपर नॉट में बीच में एक बार लगाकर, या फिर डेल्टा H नॉट लिखो खाली, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। तो आपने ये तो देख लिया कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है रिएक्शन के लिए। अब जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर जब से हमने शुरू करा था तब से हम एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम चेंजेस को स्टडी करेंगे, एनर्जी की वजह से जो चेंज आ रहे हैं इसके अंदर हमें उन्हें स्टडी करना है। अब चेंज 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। अब अगर रिएक्शंस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो रहा है तो उसी तरीके से रिएक्शंस को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि या तो कुछ फिजिकल रिएक्शंस हो रही होंगी या केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। अब फिजिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है? फिजिकल रिएक्शंस का मतलब है कि मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रही है ना, वो बस उसकी फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया कंपाउंड, लेकिन उसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा। और जब हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस टाइम एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। फिजिकल चेंजेस के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब हम केमिकल चेंज को कंसिडर करते हैं तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। तो अब अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस बोल रहे हैं कि 2 तरीके की रिएक्शंस हो जाती हैं, तो एंथैल्पी भी तो दोनों के लिए अलग अलग होगी ना। मतलब हमें अलग अलग डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि फिजिकल चेंजेस होंगे तो किस तरीके से हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, अगर केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे तो वो एंथैल्पी किस तरीके से होगी। बस ये है कि उन एंथैल्पीज का नाम अलग अलग है, कैलकुलेट करने का तरीका सबका सेम है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस हम उन्हें नाम अलग अलग दे देते हैं कि अगर वो चेंज हो रहा है तो उस एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हम फ्यूजन बोलते हैं, तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी होगी हमारे पास उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, तो उस टाइम पर हम एंथैल्पी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी हमें निकालना सेम तरीके से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, बस उन एंथैल्पीज का जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, उसका नाम बदल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्शन को। इसमें अपना पुराने वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस।
अब इसमें क्या है, जैसे मेरे पास एक आइस ब्लॉक है, ये एट प्रेजेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसे मुझे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, मैं इसे कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करूंगी। अब जैसे ही मैं इसे हीट सप्लाई करूंगी, ये आइस का जो सॉलिड फॉर्म में है, जो आइस है सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा, हमने ये पहले भी स्टडी करा है आइसोथर्मल कंडीशंस में। तब मैंने क्या बताया था कि जो मैंने हीट इसको सप्लाई करी है, वो हीट इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाएगी। यानी हीट जो है मैंने सप्लाई करी, वो वर्क डन करने में यूज़ होगी। तो यहाँ मेरे पास जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मैंने जितनी हीट इसे सप्लाई करी, अगर मान लो मैं इसे हीट सप्लाई कर रही हूँ और इसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसने अब अपने अंदर जो मैंने एनर्जी सप्लाई करी थी वो स्टोर कर ली। अब स्टोर करने से क्या होगा, अगर वो एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, कोई भी बॉडी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन उसके अंदर और तो कुछ चेंज नहीं आएगा ना। तो वो चेंज लाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कहाँ से होगा, उसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी मैंने बाहर से सप्लाई करी, अब उस एनर्जी को स्टोर करने की जगह उसने उसे यूज़ कर लिया। तो यूज़ करने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन उसकी कंडीशंस वही रही। मतलब वो इनिशियली भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था और फाइनल भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और प्लस मैंने बताया था कि जब भी एंथैल्पी की बात करनी है तो हम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दो कंडीशंस मिल गई, एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दैट मीन्स मैं आइसोथर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ मुझे पता लगी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैंने आइस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में गया वो। तो ये क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ 1 मोल की कन्वर्जन करी है। हम जब भी बात करते हैं हम हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, बाद में हम बस उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी मोल्स मेरे पास है। जैसे पीछे हमने बात करी थी A मोल्स ऑफ A, तो मैंने बताया था कि A के लिए मेरे पास H1 है, अगर मैं A मोल्स के लिए बात करूंगी तो वो A इंटू H1 हो जाएगा। तो हम जब भी किसी एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे हमेशा 1 मोल को कंसिडर करके ही करेंगे। तो मैंने ये रिएक्शन 1 मोल ऑफ आइस लेकर ही करी है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 1 मोल ऑफ आइस, आइसोथर्मल कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगी तो वो डेफिनेशन किस तरीके से आएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। 1 मोल की बात कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ, विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल कंडीशंस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल चेंज क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। इसको भी हम वहीं से कंसिडर करते हैं अपनी मेल्टिंग ऑफ आइस से ही। जैसे मेरे पास एक आइस ब्लॉक है, वो एट प्रेजेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको मैंने हीट सप्लाई करी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने सप्लाई करी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। पीछे हमने देखा था इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ये जो हीट मैंने सप्लाई करी है ये इसके वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, इसको इसने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर अब मैं इस लिक्विड को हीट करूंगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी इसके बॉइलिंग पॉइंट तक। कहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट तक क्यों, क्योंकि कोई भी लिक्विड जब बॉयल होगा तभी तो वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स क्या है, गैसेस ही है ना। तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं कह सकती ना कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उसे वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसे बॉयल करना पड़ेगा। तो मैं अब अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले कंसिडर कर रही हूँ वाटर। हमने आइस का एग्जाम्पल लिया था ना, तो ये लिक्विड क्या होगा, वाटर। अब वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रही हूँ, ये क्यू था तो इसको क्यू डैश कंसिडर कर लेते हैं। क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रही हूँ और इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अब ये जो है ना अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहा, वो लिक्विड से लिक्विड में ही है, लेकिन उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया। यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, डेल्टा टी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी उसे अपनी स्टेट चेंज करी ही नहीं है, अभी तो उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करा है। जितनी एनर्जी मैंने इसे सप्लाई करी ना, वो सारी एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर कर ली और उसने अपना टेम्परेचर राइज कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि वो बॉयल होना शुरू कर सके।
अब यहाँ पर जो मैं उसे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूँगी ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं अब सप्लाई कर रही हूँ ये यूज़ करेगा वर्क डन के टाइम पर, क्योंकि अब वो बॉयल तो हो चुका। अब वो जो बॉयल होने के बाद जितनी भी एनर्जी उसे मिलेगी वो उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेगा। यानी कि लिक्विड अगर बॉइलिंग पॉइंट पर है और उसे मैं कोई भी एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ तो उस टाइम वो एनर्जी वर्क डन में क्रिएट हो जाएगी, और वर्क डन में क्रिएट होने के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर फिर वही सेम रहेगा, क्योंकि अब एनर्जी स्टोर नहीं हुई है, कन्वर्ट हो गई है वर्क डन में। तो ये वाला मेरे पास फिर से कैसा प्रोसेस आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस मेरे पास आइसोथर्मल था और ये प्रोसेस मेरे पास आइसोथर्मल है। बीच में जो ये चेंज आ रहा है मेरे पास लिक्विड टू लिक्विड, ये आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एनर्जी को स्टोर करा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, फिर वही 1 मोल आइसोथर्मल एंड कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशंस मेरी वही रही हैं तीनों, बस ये ध्यान देना है कि अब मैं कैसे गई हूँ उस कंडीशन तक। मैंने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करा है, अब लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो जो एंथैल्पी चेंज मैं लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को कैलकुलेट करूंगी उसे मैं क्या बोलूंगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये सिर्फ ये वाला है। ये मत सोच लेना कि ये कंप्लीट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, नहीं। लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। उससे पहले मैंने फ्यूजन प्रोसेस करा था और बीच में सिर्फ मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा था, लिक्विड को बॉयल करा था, उसके बाद मैंने उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो वेपराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट में हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मेरे पास एंथैल्पी का चेंज आएगा ना, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, amount of energy required by 1 mole of liquid at constant temperature and pressure to convert itself from a liquid state into a vapor state is called enthalpy of vaporization। तो वही बात होगी जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्या सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हमारे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। जब वो लिक्विड से गैस फॉर्म में जाता है उसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और जब वो सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, वेपराइजेशन होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ पर भी वही आइसोथर्मल कंडीशंस, कांस्टेंट प्रेशर, 1 मोल। अब यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्शन हो रहा है, प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और यहाँ पर भी हमारी सेम कंडीशंस रहेंगी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, और रिएक्शन हो रही होगी 1 मोल ऑफ सॉलिड के साथ। तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को डिफाइन करना है तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू गैसियस फॉर्म और टू सब्लाइम सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो तीनों समझ में आई, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसे बोलेंगे, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसे बोलेंगे। अब आते हैं हम सब्लिमेशन के एग्जाम्पल पर। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है। तो आपने कभी अपने घर पर नोटिस करा है आपकी मम्मी क्या करती है, अलमीरा में या बेड में कुछ बॉल्स डाल के रखती है ताकि स्मेल ना बने। उन बॉल्स को क्या बोलते हैं, वाइट कलर की बॉल्स होती हैं। घर पे क्या बोल देते हैं कि कपूर की गोली है, लेकिन अगर उसे हम केमिकली देखें तो केमिकली बोलते हैं उसे हम नैप्थलीन बॉल्स। अब नैप्थलीन बॉल्स को कभी आप नोटिस करना, जब आप किसी बॉल को कहीं पर रखते हो ना और उसको कुछ दिनों बाद देखोगे तो वो आपको रिड्यूस हुई मिलेगी साइज में। ऐसा कभी हुआ है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी हो? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स हमेशा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती हैं, जिस वजह से उनका साइज रिड्यूस होता रहता है एज पर टाइम, जैसे जैसे इंक्रीज होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हुआ सब्लिमेशन का, नैप्थलीन बॉल्स,
क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है और हमने सब्लिमेशन में यही पढ़ा है कि सॉलिड से गैस के कन्वर्शन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो क्या एग्जाम्पल होगा हमारा सब्लिमेशन का? नैप्थलीन बॉल्स। तो ये तो थी हमारी एंथैल्पी फॉर फिजिकल चेंजेस। अब आगे हम बात करेंगे एंथैल्पी फॉर केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड है वो टूट के नया कंपाउंड बना सकता है, या अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2 है वो टूट कर अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो सकता है। एक H दूसरे H एटम के अंदर 2 H एटम्स क्रिएट हो सकते हैं। या फिर अगर मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ तो उससे कोई नया ही प्रोडक्ट बन के आ सकता है। उस टाइम पर वो रिएक्शन कैसी हो रही है कि वो रिएक्शन कंबशन रिएक्शन हो रही है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। जिस भी टाइप की रिएक्शन होगी उस बेसिस पर हम आगे एंथैल्पी को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो भी एंथैल्पी चेंज को स्टडी करा है, मतलब जितनी भी रिएक्शन एंथैल्पीज को स्टडी करा है, उसके बेसिस पर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस गिवन है। तो चलो वो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। अब आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बेसिस पर एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 5.7। तो चलो देखते हैं वो प्रॉब्लम हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy for vaporization at 298 Kelvin. यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ऊपर तो ऐसे पूछ लिया कि हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड। हीट और इंटरनल एनर्जी, हीट और एंथैल्पी हमने पढ़ा था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर हम हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, और अगर हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी की बात हो रही है। तो अगर ऊपर क्वेश्चन में हीट बोला हुआ है तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर कंडीशंस तो दिखाई नहीं इसके अंदर। हम आगे वाली लाइन को पढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है? इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन। यानी हमें ये पता लग गया कि इस हीट का मतलब है कि हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर वेपराइजेशन कितनी है वो वाटर की? 44.01 किलो जूल्स पर मोल। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अगर मुझे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और मुझे एंथैल्पी गिवन है, तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। और हमने रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन था वो? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा हुआ है इस इक्वेशन के अंदर? डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी। मुझे स्टैंडर्ड चेंज इन वेपराइजेशन एंथैल्पी तो गिवन है, दैट मीन्स मैं यहाँ से चेंज इन एंथैल्पी भी निकाल लूंगी। फिर गिवन है डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। फिर डेल्टा एन जी आर टी। अब आर की वैल्यू तो स्पेसिफाइड होती है, फिक्स्ड होती है, वो हमें यूनिट्स के हिसाब से देखना है। टेम्परेचर मुझे गिवन है 298 केल्विन, और डेल्टा एन जी यानी मोल्स का डिफरेंस। अब यहाँ पर मुझे इक्वेशन से पता लगेगा। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि इसके अंदर जो मेरा वाटर है बॉडी के ऊपर उसे इवेपोरेट करना है। अगर बॉडी के ऊपर जो वाटर है उसे इवेपोरेट करना है, दैट मीन्स मुझे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाना है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? H2O लिक्विड से H2O गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो। अब यहाँ पर मुझे डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन जी में हमने पढ़ते टाइम क्या देखा था कि डेल्टा एन जी हमेशा गैसियस सब्सटेंसेस के लिए ही कंसिडर करा जाता है, और इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट साइड में गैस है और दोनों ही हमारे पास क्या है। अब इसके लिए मोल्स भी तो देखने पड़ेंगे ना हमें। मोल्स कैसे देखेंगे? अभी तो मुझे दिख रहा है कि फिलहाल 1 मोल है मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर, अगर मैं ओवरऑल इस रिएक्शन को देख रही हूँ तो। अब ये 1 मोल मैंने ओवरऑल तो देख लिया कि 1 मोल्स है, पर अब क्वेश्चन की तरफ भी तो ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 18 ग्राम्स। अगर यहाँ पर 18 ग्राम्स के अलावा कोई और वेट होता तो? अभी तो 18 ग्राम्स गिवन है, तो 18 ग्राम्स से सबसे पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अब मेरे पास गिवन मास कितना है? 18, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो मेरे पास मोल्स कितने आएंगे? 18/18 दैट इज 1। अब हमने रिएक्शन में देखा था, हमने शुरू में सोचा था कि ये तो 1 ही है। अब यहाँ पर हमारे पास कोइंसिडेंटली 1 ही आ रहा है। अगर यहाँ पर 36 ग्राम्स होता तो आपके यहाँ पर 2 मोल्स होते, उस टाइम पर चेंज हो जाता, यहाँ पर 2 आ जाते। तो अब हमारे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एन जी
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, और वो भी गैसियस फॉर्म में। अब गैसियस फॉर्म में सिर्फ प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे 1 होगा और रिएक्टेंट में है ही नहीं तो 0, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई 1। अब बस मुझे ये वैल्यूज डालनी है। टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। तो बस इन वैल्यूज को यूज करके मुझे यहाँ पर इस इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। पर अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? डेल्टा एच। आप बोलोगे डेल्टा एच कैसे मिसिंग है, क्योंकि डेल्टा एच तो गिवन है। बट आप ध्यान से देखो, जो ये डेल्टा एच है ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, दैट मीन्स किलो जूल्स पर मोल, और यहाँ पर आपसे एंथैल्पी बोली हुई है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यूनिट तो किलो जूल्स पर मोल ही होती है। हाँ, पर मोल ही होती है, लेकिन जब यहाँ स्पेसिफाई करा हुआ है 18 ग्राम्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने ग्राम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। क्योंकि अगर यहाँ पर 36 ग्राम्स होते, अभी तो हमारे पास कोइंसिडेंटली 1 मोल्स ही आ रहे हैं, अगर यहाँ 36 ग्राम्स होते उस टाइम पर यहाँ पर 2 मोल्स होते, तो हम यहाँ पर डेल्टा एच में पुट करने से पहले ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी है मेरे पास वेपराइजेशन की, इसको मैं मल्टीप्लाई करती नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अभी फिलहाल 1 है तो मेरी वैल्यू सेम आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितने वेट के लिए इस रिएक्शन को यूज़ कर रहे हो या इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हो। समझ आया? तो यहाँ पर अब मेरे पास कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है मेरी 44.01, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1। अब बच गया आर। आर की वैल्यू क्या होगी? आर की हमने दो वैल्यूज देखी थी, 8.314 या 0.8206। अब वो डिपेंड करता है कि हम यूनिट्स कौन सी कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ हम किलो जूल्स में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आर की वैल्यू भी किलो जूल्स में होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू किलो जूल्स में कितनी होती है? 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो बस यहाँ पर वही डालनी है, 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है 298। तो यहाँ से मैं जब डेल्टा यू की वैल्यू सॉल्व करूंगी तो वो आती है मेरे पास 41.53 किलो जूल्स। अब आप बोलोगे कि मैम हमने इस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली, क्योंकि हमें इसके अंदर इंटरनल एनर्जी पूछा था, बट इसके साथ साथ मैम एक चीज और पूछी है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड। अब हीट सप्लाई हमने कैसे कैलकुलेट करी वो तो आपने बताया ही नहीं। हमने हीट सप्लाई निकाल ली है, वो कैसे निकाली है हमने? हीट सप्लाई और कुछ नहीं, हमारी एंथैल्पी है। तो हम एंथैल्पी कैसे निकाल रहे थे? हमने जितनी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थी उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करा था ना, तो बस उससे हमारी एंथैल्पी आ गई थी। और एंथैल्पी क्या है मेरे पास? हीट सप्लाइड। अब यहाँ पर हमारे पास 18 ग्राम्स गिवन है, जिसका मतलब है 1 मोल, तो हमारे पास हीट सप्लाइड भी वही 44.01 किलो जूल्स पर मोल ही आती है। लेकिन अगर यहाँ पर 18 ग्राम्स की जगह 36 ग्राम्स होता, उस टाइम पर हमारे मोल्स 1 ना आने की जगह 2 आते, और हम जब हीट सप्लाई निकालेंगे उसके लिए तो हम वेपराइजेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस हमने इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली, जो ये है मेरे पास। जब हम इसके लिए हीट सप्लाइड निकालेंगे, हीट सप्लाइड और कुछ नहीं मेरे पास एंथैल्पी ही होगी। वो एंथैल्पी क्या होगी? वेपराइजेशन एंथैल्पी इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे पास वेपराइजेशन एंथैल्पी कितनी है 44.01 और मोल्स कितने हैं 1, तो मेरे पास जो हीट सप्लाइड आएगी वो 44.01 किलो जूल्स आएगी। तो समझ आया हीट सप्लाइड और इंटरनल एनर्जी दोनों हमने इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करें। तो अब प्रॉब्लम नंबर 5.8 देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा है। Assuming the water vapor to be a perfect gas, calculate the internal energy change। क्या बोला इसमें? इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट मीन्स डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम 1 मोल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ले रखा है हमने और 1 बार प्रेशर है, इज कन्वर्टेड टू आइस, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल्स पर मोल। हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है। अब इसकी हम यूनिट्स देखें हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की, तो वो है जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर वर्ड पर ग्राम यूज हो रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है
100 डिग्री सेल्सियस वाटर को मुझे 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है और इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें इंटरनल एनर्जी भी हो और एंथैल्पी भी हो। तो ऐसे मेरे पास दो फॉर्मूलाज थे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंड डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आप बोलोगे मैम दो फॉर्मूलाज, यूज कौन सा करें? तो इसको अभी हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चीज बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वो भी 1 मोल, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस पर। मुझे इसे कन्वर्ट करना है आइस में। लेकिन जब हम पीछे पढ़ रहे थे फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मुझे किसी भी स्टेट को चेंज करना हो सब्सटेंस की, यानी अगर मुझे सॉलिड से गैस में जाना है या सॉलिड से लिक्विड में जाना है या लिक्विड से सॉलिड में जाना है, मुझे सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन किसके बीच में बोली हुई है? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस आइस के बीच में। तो कांस्टेंट तो नहीं है टेम्परेचर, तो पहले कांस्टेंट करेंगे टेम्परेचर को। कैसे कांस्टेंट करेंगे? वाटर को ठंडा करेंगे, वाटर को कूल डाउन करेंगे, यानी वाटर अपनी स्टेट में ही रहेगा पर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस में। अब इसको जो भी मैं एनर्जी सप्लाई या इसमें से एनर्जी रिलीज होगी वो सारी की सारी वर्क डन में यूज होगी और आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि है सॉलिड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी यहाँ तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है पर यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। तो अगर मुझे डेल्टा एच चाहिए इस पूरे प्रोसेस के लिए, तो मुझे दोनों ही स्टेप्स की एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। अब इस स्टेप में तो क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि फ्यूजन में क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा था, तो ये फ्यूजन का ऑपोजिट है। तो ये तो फ्यूजन वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है और फ्यूजन होता था सॉलिड से लिक्विड, ये लिक्विड से सॉलिड है। तो अगर लिक्विड से सॉलिड है, रिवर्स डायरेक्शन है, हमने क्या पढ़ा था, जब हम रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो एंथैल्पी का जो साइन है पहले जो यूज हो रहा था उसका ऑपोजिट यूज होने लग जाता है। यानी फ्यूजन की मुझे एंथैल्पी गिवन है, सॉलिड से लिक्विड की रिएक्शन की एंथैल्पी 6 किलो जूल्स पर मोल है, पर मुझे किस में करना है, लिक्विड से सॉलिड, यानी रिवर्स करिए मैंने डायरेक्शन, तो यहां पर एंथैल्पी कितनी होगी, -6 किलो जूल्स पर मोल। अब इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? अब यहां पर देखो हमें क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था S = Q/m डेल्टा टी। और अगर मैंने इस हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर ले लिया तो ये होगा QP, और QP किसके इक्वल था, QP इक्वल था चेंज इन एंथैल्पी के। तो यहां पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा H/m डेल्टा टी। और ये डेल्टा H कौन से स्टेप के लिए होगा, यही वाले, क्योंकि यहां पर ही मुझे डेल्टा टी देखने को मिल रहा है। तो यहां जब मैं एंथैल्पी को निकालूंगी वो कैसे आएगी, SM डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है, 4.2। मेरे को मास कितना गिवन है, अब यहां पर मास में कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे वेट तो गिवन ही नहीं है, मुझे तो मोल्स गिवन है, 1 मोल। तो 1 मोल को सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपके पास मोल्स कितने हैं, 1, गिवन मास कितना है नहीं पता, वो निकालना है, उसको x ले लिया। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 18 ग्राम्स, यानी आपको गिवन मास कितना हुआ, 18 ग्राम्स। तो यहां पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है स्टेप के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आपके पास चेंज इन एंथैल्पी इस स्टेप के लिए आएगी, और वो कितनी आएगी, -7.56 किलो जूल्स पर मोल। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो जो डेल्टा H टोटल आएगा वो कितना आएगा आपके पास, -7.56 फर्स्ट स्टेप के लिए और प्लस -6 सेकेंड स्टेप के लिए। तो यहां से मेरे पास जो डेल्टा H टोटल है वो कितना आया, वो आया मेरे पास -13.56 किलो जूल्स पर मोल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा U। अब डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं, हम दोनों ही फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा H = डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब हम जब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, हमने जब एंथैल्पी पढ़ी थी उसमें क्या था कि सॉलिड और लिक्विड के केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, तो हमें सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व नहीं होता।
जबकि गैसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हमें प्रॉपर सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होता है। अगर मुझे सॉलिड लिक्विड के केस में चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व नहीं होगा, दैट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर डेल्टा वी की वैल्यू 0 है तो इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरे फॉर्मूला से देखते हैं। दूसरे फॉर्मूला में क्या है, डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या था, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इन गैसियस फॉर्म। अब आप अपनी रिएक्शन देखो, क्या इस पूरी रिएक्शन में आपको कहीं गैसियस स्टेट दिख रही है? नहीं, पहले लिक्विड है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड है, मुझे गैस तो कहीं नहीं दिख रही। अगर गैस है ही नहीं, दैट मीन्स डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आई तो ये जो पूरी टर्म है ये भी 0 हो जाएगी और यहां से भी मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपके पास रिजल्ट तो सेम ही आना है। और अगर डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्विवेलेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, -13.56 किलो जूल्स पर मोल। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, -13.56 किलो जूल्स पर मोल। तो जब हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज को स्टडी करा था, उस टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग फिजिकल चेंजेस में एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो केमिकल चेंजेस में भी कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स हम एंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शंस के लिए भी निकालेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के एंथैल्पी चेंज को निकालने से पहले हमें एंथैल्पी के बारे में थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या बोलता है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेल्टा एफ एच नॉट, एच नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं और फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एफ लगा दिया। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कंपाउंड from its elements in their most stable state of aggregation। most stable state of aggregation का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले रही हूँ, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट क्या है, O2 फॉर्म, जो गैसियस फॉर्म है उसकी। तो मुझे ऐसे रिएक्शन लेनी है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन ना O2 फॉर्म में हो, वो प्रोडक्ट फॉर्म करते टाइम पर। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड अब मोलर क्यों आया, मोलर इस वजह से आया क्योंकि मैं यहाँ पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, मुझे HBr फॉर्म करना है। अब HBr के अंदर क्या क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं HBr के अंदर, एक H और दूसरा Br। तो HBr के अंदर H और Br एलिमेंट्स हैं, ये तो मैंने पता कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि H और Br अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में कैसे होते हैं एग्जिस्ट। H किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में, और Br किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 फॉर्म में, और दोनों ही गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे HBr फॉर्म करना है तो वो H2 और Br2 से ही बनना चाहिए। तो मेरे पास रिएक्शन क्या आएगी, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ HBr प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें प्रोड्यूस क्या करना है, 1 मोल। तो अगर मुझे 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो मुझे रिएक्टेंट्स हाफ हाफ लेने पड़ेंगे जितने मैंने इनिशियली लिए थे। तो अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, 1 मोल HBr प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, मुझे एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर मैं पहली बात तो एलिमेंटल फॉर्म को यूज करूं, जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंटल फॉर्म बोल दो या फिर आप मोस्ट स्टेबल स्टेट बोल दो, उनको यूज करके मुझे 1 मोल कंपाउंड बनाना है। अब आप बोलोगे ये भी तो रिएक्शन ही हो रही है मैम, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में पीछे हमने जब पढ़ा था उसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था कि आपको 1 मोल लेना है या फिर आप मोस्ट स्टेबल स्टेट से ही कोई कंपाउंड बना सकते हो। अब रिएक्शन तो कोई भी हो सकती है, रिएक्शन 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो सकती है जिससे कोई नया कंपाउंड बने, या फिर रिएक्शन हो सकती है मेरे पास एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्शन हो सकती है, या कोई कंबशन रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शंस तो बहुत सारे टाइप की होती हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और वो भी किसी एलिमेंट से ही लेकर फॉर्म कर रहे हैं।
फिर आप बोलोगे चाहे फॉर्म कर रहे हो मैम, लेकिन हो तो रिएक्शन ही रही है ना। हाँ, मैंने मान लिया आपकी बात कि रिएक्शन ही हो रही है, तो यहाँ पर और कुछ हो भी नहीं रहा, हमने बस उसका नाम ही चेंज करा है। जैसे आप इसको, हम कैसे स्टडी करें इसका, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2 ह्यूमंस का। अब दोनों ह्यूमंस तो हैं ही, उनके जनरल फीचर्स तो वही हैं कि 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक सिर होगा, वही सब दिखेगा मुझे। तो अब इसके अंदर अगर मैं 2 उनको अलग अलग नाम दे दूँ, एक को मैंने नाम दे दिया सीता और दूसरे को नाम दे दिया गीता, तो है तो दोनों ह्यूमंस बट मैंने उनको अलग अलग नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है तो ये रिएक्शन ही, बट बस मैंने इसको नाम चेंज करके बता दिया कि फॉर्मेशन हो रही है किसी कंपाउंड की इस रिएक्शन में, तो मैंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अगर आगे कोई और रिएक्शन होती है, जैसे मान लो कि मैं कोई रिएक्शन कर रही हूँ कंबशन रिएक्शन, और उसके लिए मेरे को बोल दिया कि इसकी एंथैल्पी निकालो, तो क्वेश्चन में ऐसे भी गिवन हो सकता है कैलकुलेट द एंथैल्पी, या फिर ऐसे हो सकता है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि मैं कंबशन रिएक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, उसमें क्या बन रहा है, किस टाइप की रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, उस रिएक्शन के नाम के बेसिस पर ही आपकी एंथैल्पी का भी नाम डिसाइड कर रखा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि रिएक्शन की एंथैल्पी, फिर फॉर्मेशन की एंथैल्पी और फर्दर और जो एंथैल्पीज आएंगी, इतनी सारी एंथैल्पीज नहीं, सब एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। अब इसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2O। अब H2O के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप कोई रिएक्शन कर रहे होते हो ना और उसके अंदर आपको फॉर्मेशन वाले में डिस्टिंग्विश करके बताना हो। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास ये HBr की जो एंथैल्पी है ना, ये तो मुझे गिवन होगी, कुछ भी एंथैल्पी, लेट से H गिवन होगी, लेकिन H2 और Br2 की एंथैल्पी 0-0 होंगी। 0-0 क्यों होंगी, क्योंकि कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ और वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा ना, तो उस टाइम पर उनकी एंथैल्पी 0 होती है। अब जैसे H2 है, आप बोलोगे H2O तो वाटर नेचुरली भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, नेचुरली भी ऐसे एग्जिस्ट तो करता है, बट इसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, H और O। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो मेरा कंपाउंड है क्या वो फर्दर टूट रहा है, उसके अंदर और डिस्टिंग्विश हो सकते हैं एलिमेंट्स में, अगर हो सकते हैं तो वो नेचुरल एग्जिस्टिंग कंपाउंड नहीं बोला जाएगा, उसकी एंथैल्पी 0 नहीं होगी। तो अब H और O मेरे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2। यानी अगर मैं एंथैल्पी 0 बताऊंगी तो वो H2 और O2 की होगी, H2O की एंथैल्पी 0 नहीं होगी, इसकी एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0 और इन दोनों की एंथैल्पीज इज इक्वल टू 0। समझ आया। तो जब मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगी तो वो रिएक्शन कैसे होगी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब मैंने यहाँ हाफ O2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 1 मोल ऑफ H2O को प्रोड्यूस करना है। मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मोल ही होना चाहिए। समझ आया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है और वो किस तरीके से रिएक्शन से अलग है। एज सच अलग नहीं है, बट थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा HR। डेल्टा HR का क्या मतलब है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यानी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि क्या वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, उसके बाद अगर मुझे उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है तो वो मैं लिख दूंगी, और अगर नहीं गिवन है तो मैं उसको कैलकुलेट करके निकालूंगी, और वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन अलोंग विद द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो पूरी की पूरी जो मेरी इक्वेशन बनेगी उसे हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। चलो इसको एक केमिकल रिएक्शन से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है C2H5OH जो लिक्विड फॉर्म में है, प्लस O2 जो गैसियस फॉर्म में है, जो रिएक्ट करके मेरे पास दे रहे हैं CO2 जो गैसियस फॉर्म में है, प्लस वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है। अब मेरे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने ये तो देख लिया कि रिएक्शन है। अब मुझे ये देखना है कि इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स अगर जैसे यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो C2H5OH में आप देख रहे हो कि 2 कार्बन एटम्स हैं, और राइट साइड जब आप देख रहे हो तो उस टाइम पर ऑक्सीजन CO2 ये सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट साइड में जिसमें कार्बन है, तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन है,
तो अगर मुझे कार्बन बैलेंस करना है तो मैं सबसे पहले CO2 के आगे क्या लगा दूंगी, 2। नेक्स्ट में देखती हूँ इसके अंदर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5 और 1 6, और यहाँ कितने हैं, 2। अगर मुझे इसे 6 करना है तो इसको 3 वाटर करना पड़ेगा, तभी 3 2 6 हो जाएंगे H। तो मेरे पास यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या बच गया मेरे पास एलिमेंट, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1 और 2 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 एंड 3, 4 + 3 7, लेकिन इस साइड तो 3 ही है। तो अगर मुझे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 7 करने हैं तो इसको मैं 6 कर दूं और इसको 1 कर दूं, 7 हो जाएंगे। ये 6 कैसे होंगे, इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ये मेरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन के मुझे डेल्टा HR गिवन है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो कितनी है मेरे पास, -1367 किलो जूल्स पर मोल। अब ये जो मेरी पूरी इक्वेशन बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरी पूरी इक्वेशन है जिसके अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है और मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है, ये कंप्लीट इक्वेशन बोली जाएगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। समझ आया। अब जैसे हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, ले ली मैंने एक रिएक्शन Fe2O3 जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2 गैस, ये मुझे दे रहे हैं आयरन सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर अगर मैं इसे बैलेंस करती हूँ तो बैलेंस करने के बाद मेरे पास ये बनता है 3H2 2Fe और 3 वाटर। ये मेरे पास रिएक्शन आती है। अब इसके अंदर ये बोल दिया कि इसकी डेल्टा HR कैलकुलेट करो, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करो। अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो मुझे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज का पता होना चाहिए। वाटर की एंथैल्पी मुझे पता है कितनी गिवन होगी, -285.83 किलो जूल्स पर मोल। अब आप आयरन देख रहे हो, आयरन प्योर फॉर्म में है क्योंकि इसके साथ तो कोई और एलिमेंट अटैच नहीं है और इसको आप और फर्दर तोड़ भी नहीं सकते हो। फिर आप ध्यान दो कि आयरन किस फॉर्म में गिवन है, सॉलिड फॉर्म में गिवन है। आयरन वैसे भी सॉलिड ही एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इसकी एंथैल्पी तो 0 होगी। फिर हमारे पास H2, हाइड्रोजन को भी आप H2 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, और ये H2 एग्जिस्ट भी ऐसे ही करता है नेचुरली, H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इसकी भी एंथैल्पी 0 होगी। फिर हमारे पास आता है Fe2O3। Fe2O3 तो फर्दर ब्रेक हो सकता है आयरन और ऑक्सीजन में, दैट मीन्स ये तो प्योर फॉर्म नहीं है, ये इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है, तो इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी। तो इसकी जो एंथैल्पी है वो है -824.2 किलो जूल्स पर मोल। अब ये जो मुझे एंथैल्पीज गिवन है इससे मैं कैलकुलेट करूंगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी, और ये मुझे पर मोल गिवन है। और मुझे कितने मोल्स गिवन है वाटर के, यहाँ पर 3 मोल्स। अगर 3 मोल्स गिवन है तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसके अंदर डेल्टा HR निकालूंगी तो वो मेरे पास कैसे आएगा, 3 × -285.83 -824.2, क्योंकि इन दोनों की तो 0 है तो हमने ये कंसिडर ही नहीं करे। तो यहां से मेरे पास डेल्टा HR की वैल्यू क्या आती है, -33.3 किलो जूल्स पर मोल। अब ये तो थी मेरे पास 1 मोल ऑफ Fe2O3 की। अगर मैं रिएक्शन करती हूँ तो मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आती है -33.3 किलो जूल्स पर मोल। अगर मैं यहाँ पर मोल्स को रिड्यूस कर दूं, यानी मैं 1 मोल की जगह हाफ मोल ले लूं रिएक्शन में, तब क्या मेरे पास एंथैल्पी सेम आएगी? चलो देखते हैं कैलकुलेट करके। अब जैसे ही हम उस रिएक्शन में हाफ मोल्स ऑफ Fe2O3 को कंसिडर करते हैं तो मेरे पास रिएक्शन क्या बन जाती है, ये रिएक्शन बन जाती है। हमने कुछ नहीं करा, बस जो हमारे पास जो पहले वाली रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर अभी 1 मोल्स थे। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगी तो हाफ मोल्स हो जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर हाफ मोल्स, इसको 3/2, इसको 1 और इसको 3/2 बोल दिया। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने पहले एंथैल्पी कैलकुलेट करी थी। अगर मेरे पास वाटर की एंथैल्पी 285.83 है, Fe2O3 की एंथैल्पी 824.2 है और इसके फिर मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करी थी ना, उसी तरीके से हम इसकी एंथैल्पी भी कैलकुलेट करेंगे। और जब हम इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आती है वो आती है -16.6
किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर मैंने रिएक्शन को रिड्यूस कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन को, मोल्स की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास एंथैल्पी भी रिड्यूस हो गई। जितनी मैंने कंसंट्रेशन रिड्यूस करी उतनी ही रिड्यूस हो गई एंथैल्पी भी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितनी एंथैल्पी आई थी रिएक्शन की, उससे हाफ रिएक्शन की एंथैल्पी आई है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो एंथैल्पी है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैंने कुछ अमाउंट चेंज करा रिएक्टेंट का, एंथैल्पी भी चेंज हो गई। तो दिस प्रूव्स दैट एंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये समझ आया? अब हमारे पास जैसे ये इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, यानी अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूं, आयरन सॉलिड प्लस 3/2 वाटर लिक्विड will react to form half Fe2O3 solid plus 3/2 H2 गैस। मैंने बस ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया। अब जब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रही हूं, तो मेरे पास यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? आप कहोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो वही आनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वही आएगी क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज तो चेंज हुई नहीं है, लेकिन अब आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर जो साइन यूज हो रहा था ना, वो ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि ऊपर वो नेगेटिव में थी, अब ये पॉजिटिव में होगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, अगर एक रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन कोई हो रही है आपके पास जिस भी डायरेक्शन में, और उसमें वो एक्सोथर्मिक नेचर की है, जैसे ही आपने उस रिएक्शन को रिवर्स करा, आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की हो जाएगी। इसमें को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे आपके पास एक वेसल है, उसमें पानी है, जैसे ही आप उसको हीट सप्लाई करोगे, पानी बॉयल होने लगेगा। अब आपने उसको हीट सप्लाई करी तो वो पानी बॉयल हो रहा है। अब अगर आप उसको पानी को ठंडा होने के लिए रखोगे, अगर आप उसे ठंडा होने के लिए रख रहे हो, तो वो धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज करेगा। यानी अगर वो ऑपोजिट रिएक्शन कर रहा है, बॉयल होने से वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रहा है, तो वो हीट रिलीज कर रहा है, और नॉर्मल से जब बॉयल पर जा रहा था तब वो हीट गेन कर रहा था। तो यहाँ पर भी वही चीज है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर मैं इसका ऑपोजिट लिखूंगी, इसको रिवर्स करके लिखूंगी, तो मेरे पास ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की हो जाएगी। समझ आया कि अगर हम रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो साइंस क्यों चेंज हो जाते हैं? बस ये ध्यान रखना है, और कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम ही है, बस आपको उसका साइन ऑपोजिट यूज करना है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जब हम लोग वो पढ़ रहे थे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, तब हमने ये भी तो बोला था ना कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन भी है। अब ये स्टेट फंक्शन हमने उस टाइम तो बोल दिया था कि भाई स्टेट पे डिपेंड करता है, हमें फाइनल किस पोजीशन पे पहुंचना है, कौन सी स्टेट पर पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद हमारे उस सिस्टम के अंदर क्या एनर्जी होगी, उसको हम एंथैल्पी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने बोला था कि इसलिए वो स्टेट फंक्शन है। तो अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं कि स्टेट फंक्शन कैसे है। तो स्टेट फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आया हेस लॉ, यानी हेस लॉ बताएगा कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। चलो देखते हैं अब हेस लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है। अब हेस लॉ में क्या होता है, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, हेस लॉ क्या बोलता है, जैसे आपने एक रिएक्शन ली, अगर आप उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, तो वो लेट से आपकी x किलो जूल्स पर मोल आ जाती है। और अगर आप उसी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स में करते हो, और उसके बाद आप उन स्टेप्स के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐड करके अपनी फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो, तब भी आपकी सेम वही x किलो जूल्स पर मोल आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने उस रिएक्शन को डायरेक्ट अप्रोच करा, तब भी आपके पास सेम एंथैल्पी आ रही है, और अगर आप उसे स्टेप्स में अप्रोच कर रहे हो, यानी स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को कर रहे हो, तब भी आपके पास फाइनल रिएक्शन एंथैल्पी सेम ही आ रही है। दैट मीन्स आप जिस फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हो वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो चलो इसको एक जनरल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, A प्लस B, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट करते हैं और C प्लस D हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये जो जनरल रिएक्शन है ना, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे पास कैलकुलेट होने के बाद आ रही है, वो लेट से x किलो जूल्स पर मोल आ रही है। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को स्टेप्स में करूं, जैसे मान लो मेरे पास A रिएक्टेंट है, और ये या तो मैं इसको कोई स्पार्क दे रही हूँ, या फिर इसमें कुछ हीट सप्लाई कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ, इसका प्रेशर चेंज कर रही हूँ। प्रेशर तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एंथैल्पी में तो प्रेशर कांस्टेंट ही रखना होता है। तो हम इसके डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ये जो A रिएक्टेंट है ना, ये D में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही मेरे पास B रिएक्टेंट है, वो C में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टेप की मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आती है मेरे पास y किलो जूल्स पर मोल, और इस स्टेप की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है लेट से वो आती है z किलो जूल्स पर मोल।
अब आप देखोगे तो जो मैंने ये 2 स्टेप्स करी है रिएक्शन की, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों स्टेप्स को, तो मेरे पास ओवरऑल वही रिएक्शन बन के आएगी जो मैंने इनिशियली यूज करी थी, यही वाली रिएक्शन बनकर आई। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे ये एक जनरल रिएक्शन है, इसको मैंने अप्रोच करा और मैंने जब इससे रिएक्शन करी तो मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो x किलोजूल्स पर मोल आती है। लेकिन अब मैं इसी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स में परफॉर्म कर रही हूँ, यानी मैं सीरीज ऑफ स्टेप में इस प्रोसेस को कर रही हूँ। और जब मैं इसको परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास फाइनली तो यही रिएक्शन होनी है, क्योंकि लेट से मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में पहले मैंने ए कंपाउंड को डी में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने उसी बीकर में बी कंपाउंड को सी में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपाउंड तो मेरे पास ए और बी दोनों एक ही बीकर के अंदर गए हैं और सी और डी भी एक ही बीकर में बने हैं, तो मैं इस रिएक्शन को लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन दोनों के सम से आएगी, तो वो मेरे पास वही सेम आ रही है x किलोजूल्स पर मोल। जो भी वैल्यूज थी मेरे यहाँ पर y और z की, वो वही वैल्यूज रिजल्टेंट में वही सेम वैल्यूज देंगी मुझे जो मेरे पास डायरेक्ट रिएक्शन से आई थी। तो इसका क्या मतलब है, चाहे आप इसको एक सिंगल स्टेप में करो, चाहे आप सीरीज ऑफ स्टेप्स में करो, आपके पास फाइनली जो एंथैल्पी आएगी दोनों ही स्टेप्स में, चाहे वो सिंगल स्टेप हो या मल्टीपल स्टेप्स हो, दोनों ही प्रोसेस में आपकी सेम आएगी। दैट मीन्स एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो अब हेस लॉ स्टेट क्या करता है, उसकी भी एक हमारे पास कोई ना कोई लाइन है, डेफिनेशन है, तो वो भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है वो। तो हेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reactions. Intermediate reactions कौन सी है, जो हमने ये reactions करी हैं ये intermediate reactions हैं, into which the overall reaction may be divided at the same temperature. अब ये जो मैंने reactions करी है ना, ये same temperature है, जिस temperature condition पे मैंने ये reaction करी थी उसी temperature condition पे मैं ये reactions कर रही हूँ। अब इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी वही बोला गया है कि अगर मेरे पास डायरेक्ट रिएक्शन करने से जो एंथैल्पी आ रही है और उसी रिएक्शन को सेवरल स्टेप्स में परफॉर्म करने से जो मेरे पास एंथैल्पी आ रही है इन इंटरमीडिएट रिएक्शंस के सम ऑफ एंथैल्पीज से, तो वो दोनों एंथैल्पीज मेरे पास सिमिलर है। दिस प्रूव्स दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। अब ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन से समझ लिया, अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसको एक केमिकल रिएक्शन से भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर ये फर्दर अप्लाई करने में आसान हो। तो जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो हम कंसिडर करते हैं, जैसे मुझे एक डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये तो थी मेरी डायरेक्ट रिएक्शन, और इसी को जब मैं 2 स्टेप्स में करती हूँ, 2 स्टेप्स मैंने कौन से लिए, कार्बन ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बन रहा है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बन रहा है। इन दोनों स्टेप से मुझे ये रिएक्शन करनी है। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो मेरे इंटरमीडिएट स्टेप्स मुझे गिवन है, मैं उससे ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनाऊं। मुझे ओवरऑल रिएक्शन तो ये बनानी है, तो इसके लिए मेरे पास 2 रिएक्शंस हैं, और सबसे पहले मुझे देखना है कि रिएक्टेंट साइड क्या क्या है। रिएक्टेंट साइड मेरे पास ग्रेफाइट है और ऑक्सीजन है, तो क्या मेरे पास जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सेम चीजें हैं, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन है। अब ये देखो कि ये ग्रेफाइट आपके पास क्या राइट साइड भी है, तो राइट साइड तो कहीं नहीं है। फिर आप देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है रिएक्शन में, प्रोडक्ट है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तो आप देखोगे दोनों तरफ CO2 बन रहा है। अब यहाँ मैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे लेके आऊं, तो आप अपनी रिएक्शंस में देखो, आपको रिएक्शंस में कहीं ना कहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा। आप देख रहे हो कि हाँ सेकेंड रिएक्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन वो तो रिएक्टेंट साइड है, उसे प्रोडक्ट साइड कैसे लेकर जाए। अब जब हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था ना कि हम रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। बस चेंज क्या होगा, अगर आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अपने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे। जैसे ही आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे आपके पास ये रिएक्शन बन जाएगी, CO2 गैसियस फॉर्म, CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस। अब आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, एक ये रिएक्शन हो गई और ये रिएक्शन होगी, क्योंकि इस रिएक्शन को तो आपने रिवर्स कर दिया। और इस रिएक्शन की आपके पास एंथैल्पी कितनी होगी, अगर आपने रिएक्शन रिवर्स करी है तो यहां से साइन भी रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 283 किलो जूल्स पर मोल। अब आपको इन दोनों रिएक्शंस ये निकालना है। अब सबसे पहले आप देख रहे हो कि मेरे पास सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो एक तरफ हो गए, मतलब जो रिएक्टेंट्स मेरे ओवरऑल रिएक्शन में है और जो प्रोडक्ट्स मेरे ओवरऑल रिएक्शन में है वो अलग अलग डिवाइड हो गए। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। जब आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो जितने भी रिएक्टेंट्स आपके पास दोनों इंटरमीडिएट स्टेप से हैं पहले आप वो लिख लो। पहले स्टेप में क्या क्या है,
कार्बन ग्रेफाइट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में। ये क्या बन रहा है हमारा इनको रिएक्ट करने से? CO2, CO और हाफ O2, CO2 गैसियस फॉर्म में, CO गैसियस फॉर्म में और हाफ O2 गैसियस फॉर्म में। अब आप देखोगे मेरी रिएक्शन तो अभी भी वो ओवरऑल रिएक्शन जैसी नहीं दिख रही, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ 3 ही थे टोटल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मिला के कंपाउंड, और यहाँ तो मेरे पास बहुत सारे हैं। रुको, इसके अंदर भी आप अब देखोगे चेंजेस कैसे होते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो ध्यान से, इधर भी CO2 और इधर भी CO2 है। अब आप जब कभी मैथ्स की इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो लेट से मैं कोई जनरल इक्वेशन ले लेती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया 4 × 12, ठीक है, और इस तरफ मैंने ले लिया 6 × 8। ये जनरल इक्वेशन मैंने लेट से कंसीडर कर ली। अब मैं इसके अंदर देख रही हूँ, जब मैं कॉमन होता है तो मैं कैंसिल आउट करती हूँ ना। कैसे कैंसिल आउट करते हैं हम? जैसे ये 2 से मैंने कैंसिल कर दिया इसको 3 पे, फिर ये 4 के टेबल से कैंसिल करके मैंने इसको कर दिया 2 पे, और ये हाँ जो मेरे कॉमन थे वो कट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो कॉमन होंगे रिएक्शन में वो कटेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर आपके पास अलग अलग है, क्योंकि आप वही बात है, अगर राइट हैंड साइड से कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो वो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैसे ही कट जाते हैं। तो यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है। फिर ऑक्सीजन भी दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ तो ऑक्सीजन 1 है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन हाफ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो हाफ ऑक्सीजन है ना, इसका हाफ लेकर इसका हाफ रह जाएगा, क्योंकि 1 में से हाफ तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हाफ बच जाएगा। तो अब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बची? कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में रिएक्ट्स टू फॉर्म CO गैसियस फॉर्म में। अब आप इसके निकालोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? जैसे जैसे हमने रिएक्शंस यूज करी वैसे ही निकालेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमने एज इट इज यूज करी तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? पहले वाली तो ऐसे ही लिखेंगे -393.5 प्लस, क्योंकि मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड करा है। अब दूसरी रिएक्शन मैंने ये ली थी? नहीं, मैंने इसको रिवर्स कर दिया था। रिवर्स करने के बाद मेरे पास क्या एंथैल्पी आई थी? 283। तो यहाँ पे मैं 283 यूज करूंगी, माइनस नहीं यूज करूंगी। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है -110.5 किलो जूल्स पर मोल। तो समझ आया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी? सीरीज ऑफ स्टेप से। अब इसका एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड फॉर्म। और जिसको 3 स्टेप्स में कैसे परफॉर्म करा है? ये 3 स्टेप्स यूज करे हैं और इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। अब आप बोलोगे कि मैम 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स तो हमें दे दिए, लेकिन मुझे फाइनली जो रिएक्शन निकालनी है, ओवरऑल रिएक्शन जो हम तीनों से कैलकुलेट करके निकालते हैं, वो तो हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो फॉर्मेशन बोली हुई है C2H5OH की, और इन तीनों स्टेप्स में से तो कहीं से भी नहीं हो रही वो। तो आप एक चीज को यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोला है? फॉर्मेशन। और हमने जब फॉर्मेशन पढ़ी थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें हमने क्या देखा था कि हमें कंपाउंड देखना है, उस कंपाउंड को चेक करना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स देख लिए, अब वो एलिमेंट्स अपने मोस्ट स्टेबल एग्रीगेटेड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो देखेंगे, और बस उनके रिएक्शन से कंपाउंड बना देंगे। तो यहाँ पर हम रिएक्शन अपने आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर है कंपाउंड C2H5OH, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हमारे पास, हमें पता है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? O2 गैसियस फॉर्म में। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, H2 और O2 तो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मोस्ट स्टेबल है? कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है कार्बन की। तो यहाँ पे जो मेरी कार्बन की एग्जिस्टेंस आएगी वो आएगी कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में। और ग्रेफाइट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो बस इन तीनों की रिएक्शन से मुझे C2H5OH बनाना है। तो कार्बन ग्रेफाइट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है,
प्लस O2 जो गैशियस फॉर्म में, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं C2H5OH लिक्विड फॉर्म में। अब मैंने इक्वेशन लिख ली, अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। इक्वेशन जब हम बैलेंस करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2। ये रिएक्शन हो गई। अब मुझे इन तीनों रिएक्शन से देखना है कि मेरे पास ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं, क्योंकि सिंगल कंपाउंड है मेरे पास तो वो थोड़ा इजी होगा। प्रोडक्ट साइड क्या है, C2H5OH। अब आप इन तीनों रिएक्शंस को देखो, आपको फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है C2H5OH, लेकिन वो तो लेफ्ट हैंड साइड है और मुझे चाहिए राइट हैंड साइड। तो आप बोलोगे हाँ मैम अभी पहले ही सीखा है, उसमें क्या बोला था कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट लेफ्ट हो उसे राइट लेके जाना हो तो बस रिवर्स करना है डायरेक्शन को। अब आप इसमें रिएक्शन को रिवर्स करोगे, रिवर्स करके फिर लिखोगे, उसके बाद उसके देखोगे कैसे कैसे मल्टीप्लाई प्लस करना है। इससे बड़ा हेक्टिक सा प्रोसेस और बहुत लंबा सा प्रोसेस जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको सीधा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां हमने -1 क्यों यूज करा, 1 तो हमने इस वजह से यूज करा क्योंकि C2H5OH सिर्फ एक मोल ही मेरे पास प्रोडक्ट ओवरऑल रिएक्शन में भी है और एक मोल मेरे पास जो मेरे को इंटरमीडिएट स्टेप्स दे रखे हैं उसमें भी है, और माइनस इस वजह से यूज करा क्योंकि मुझे डायरेक्शन रिवर्स करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास आता है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको है 2 मोल्स और यहाँ मुझे 1 मोल गिवन है, तो अगर इसे मुझे 2 मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। फिर इसके बाद आता है मेरे पास H2। H2 मेरे पास यहाँ पर 3 मोल्स है और यहाँ 1 मोल है, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब हम देख रहे हैं कि मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और C2H5OH ये तीनों तो बैलेंस कर लिए। अब मेरे पास रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखोगे, आपने तीनों रिएक्शंस को बैलेंस तो कर लिया, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट मिलेगा। देखो यहाँ -3, यहाँ +2, कैंसिल हुए कितना बचा -1, और यहाँ कितना है 3/2। 3/2 -1 वही 1/2 बचेगा, तो मेरे पास 1/2 ऑक्सीजन ही आ रहा है। अब जो आपने ये सीक्वेंस बनाई है इंटरमीडिएट स्टेप्स की कि किसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, किसको 2 से, किसको -1 से, उससे बस जैसे जैसे आपने करा है ना उसको वैसे वैसे ओवरऑल रिएक्शन बना के लिख दो। सबसे पहले सारे रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, राइट हैंड साइड वाले, क्योंकि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई करा है। 2 CO2 प्लस 3 वाटर, ये तो मेरे फर्स्ट रिएक्शन के हो गए। सेकेंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करा है, +2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, O2 कितने हैं 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा है, प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2। ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। फिर इसके बाद प्रोडक्ट्स लिखेंगे। प्रोडक्ट्स में ये ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले लिखेंगे, C2H5OH प्लस 3O2 प्लस यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, CO2, 2 CO2 प्लस 3 वाटर। अब जो कॉमन आ रहा है उन्हें कैंसिल कर देंगे। मेरे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ 2 CO2 है, यहां पर भी 2 CO2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास 3 वाटर और 3 वाटर कैंसिल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इसको कैंसिल कर दो, 1 बच गया। 3/2 और 1 से कैंसिल करोगे, यहाँ 1/2 बचेगा। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, 2 कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में प्लस 3H2 गैशियस फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करके बना रहे हैं C2H5OH लिक्विड फॉर्म में। अब आपने रिएक्शन तो कैलकुलेट कर ली कैसे कैसे इन स्टेप से आई। अब मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में तो वही पूछा है। तो यहां से मैं अब एंथैल्पी कैसे निकालूंगी, अब फॉर्मेशन बोलिए, या तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर दो या फिर इससे कर दो, क्योंकि मैंने क्या बताया था ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम में डिफरेंस है। तो अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप को तो मैंने रिवर्स करा था, -1 से मल्टीप्लाई करा था, तो इसको भी -1 से करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -x प्लस सेकेंड को मैंने 2 से करा था, 2 मल्टीप्लाई -y प्लस थर्ड इक्वेशन को 3 से करा था, 3 मल्टीप्लाई z। तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, माइनस प्लस x -2y और प्लस 3z।
अब बस जो भी आपको XYZ की वैल्यूज गिवन हो वो यहाँ डालो, आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये ऐसे हम निकालते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेस लॉ से, जब आपके पास रिएक्शन गिवन ना हो। आप बस ध्यान दो क्या बोला हुआ है। कई बार कंबशन रिएक्शंस भी ऐसे ही दे देते हैं। हम जब आगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि कंबशन से क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आप कंबशन रिएक्शन भी अपने आप लिख पाओगे। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।